नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। तो ताबिश हुसैन। आज बेतहाशा बढ़ चुकी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस नेता आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव भी करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ ही सुबह 11 बजे कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इसके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे के करीब कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गुरुवार को राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, जो करना है कर लें, मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, देश हित में काम करता रहूंगा। तो बड़े स्तर पर कांग्रेस जो है वो आज प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है और ये प्रदर्शन ऐसे वक्त पर किया जा रहा है जब ईडी की कार्रवाई को लेकर भी कांग्रेस जो है वो हंगामा करते हुए दिख रही है। कल आपने देखा संसद में जबरदस्त विरोध जो है वो हुआ, जिस तरीके से ईडी की पूछताछ और समन जो है वो कांग्रेस नेताओं को, विपक्षी नेताओं को मिल रहे हैं। और आज बड़े तौर पर जो बढ़ती हुई महंगाई है, जीएसटी में जो स्लैब्स में फेरबदल किया गया था, जो जरूरी चीजों को उसमें शामिल किया गया था 5% के दायरे में, उसको लेकर और जो खाने पीने की चीजें हैं, महंगाई है, उसके मुद्दे पर कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। तमाम राज्यों में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक हैं, वो राजभवन तक जो है मार्च करेंगे, उसका घेराव करने की तैयारी है। और दिल्ली के अंदर आप देखिए जो सांसद हैं वो राष्ट्रपति भवन तक जो है मार्च करेंगे और प्रधानमंत्री आवास को भी घेरने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो बड़े तौर पर कांग्रेस जो है वो बढ़ती हुई कीमतों, महंगाई को लेकर आज प्रदर्शन कर रही है। 5 तारीख है और इसके लिए पहले ही कांग्रेस की तरफ से जो है वो कहा गया था कि 5 तारीख को जो है वो प्रदर्शन करेंगे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो। इन तमाम बातों को आज जो है कांग्रेस के नेता जो है वो उठाने की तैयारी में है और देश भर में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाना है। कांग्रेस नेता आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने की भी जो है तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कैसे ये हो पाता है ये देखना होगा आज का प्रदर्शन। और इसके साथ ही सुबह 11 बजे कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति भवन तक भी मार्च करने वाले हैं और उससे पहले राहुल गांधी जो है वो 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें वो इस बारे में बात कर सकते हैं कि वो किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं और आज किस तरीके से जो है कांग्रेस अपना प्रदर्शन करेगी। और साथ ही क्योंकि राहुल गांधी लगातार निशाना भी साधते रहे सरकार पर, योजनाओं पर, कल भी हमने देखा गुरुवार को जब राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार जो है उस पर निशाना साधते हुए कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, जो करना है आप कर लें, मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता हूं और देश हित में काम करता रहूंगा। तो कांग्रेस एक तरीके से इस प्रदर्शन के जरिए लोगों के जो मुद्दे हैं, जिस बात को लेकर काफ़ी वक्त से जो है विपक्षी सांसद बात भी करते रहे हैं और क्योंकि चीज़ों की कीमतें में जो इजाफा हुआ है वो काफ़ी परेशानी लोगों के लिए भी बन रहे हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हों, खाने पीने का सामान हो। और उसके बाद जब हमने देखा कि जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया, 5% जो जीएसटी है उसके दायरे में पैक्ड फूड और खाने पीने की कुछ चीज़ों को शामिल किया गया, तो उसको भी थोड़ी सी महंगाई को बढ़ाने वाली कदम के तौर पर जो है देखा गया। क्योंकि कोरोना के बाद से ही जो आर्थिक एक तरीके से आप कहें लोगों के लिए परेशानी भी है, क्योंकि बहुत से लोगों का रोज़गार भी गया है इस दौरान। और ऐसे में जब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर है उससे दिक्कत भी लोगों को हो रही है। तो इसी मुद्दे को जो है कांग्रेस यहाँ पर उठाना चाहती है और उसके लिए बड़े स्तर पर जो है आज प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, न सिर्फ दिल्ली में बाकी और राज्यों में भी कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने वाली है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। उमा, बताइए आज के दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन को लेकर और क्या जानकारी है? जी देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली में जो कांग्रेस मुख्यालय है वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ क्योंकि पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग कर देती है, देर रात से ही बैरिकेडिंग कर देती है। अभी 3 घेरा जो है वो क्रॉस करके हम यहाँ पहुँचे। मीडिया को भी आने के लिए पुलिसकर्मी वहाँ पे मना कर रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी यहाँ कांग्रेस मुख्यालय के अंदर आने के लिए। और यहाँ देखिए, क्योंकि पुलिस बैरिकेडिंग करके रोक देती है तो ये टेंट लगाकर रात से ही यहाँ पे खासतौर पे जो यूथ कांग्रेस के और दूसरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने रात यहीं पे बिताई है और ये सुबह से ही यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे जो मुख्य लॉन है यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जमे हुए हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं। 2 मुख्य मुद्दा है कांग्रेस के सामने इस वक्त। एक तो
आज महंगाई पर उनकी जो रैली निकलनी थी, जो प्रोटेस्ट होना था, कांग्रेस का कहना है कि पुलिस ने उसकी परमिशन नहीं दी और एक तरह से विपक्षी पार्टी को का मुंह बंद करने की एक कोशिश है, इस तौर पे कांग्रेस इसे पेश कर रही है। दूसरी अहम बात है कि जिस तरह से ईडी ने पहले राहुल गांधी से, फिर सोनिया गांधी से पूछताछ की और कल मल्लिकार्जुन खड़गे से तकरीबन 8 घंटे तक पूछताछ की, तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि विपक्ष को डराने की कोशिश है। परसों जिस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के आसपास पुलिस की भारी बंदोबस्ती की गई, 10 जनपद जहां की सोनिया गांधी का वो सरकारी आवास है, वहां पे जिस तरह की बंदोबस्ती की गई, इन सब बातों से कांग्रेस पार्टी जो है वो सरकार पर इल्जाम लगा रही है कि वो विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। कल राहुल गांधी ने जब मीडिया कर्मियों से बात की, 2 मौकों पे बात की संसद भवन के भीतर, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वो मोदी से नहीं डरते। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या इन सब जो कार्रवाई हो रही है उसके पीछे वो क्या मकसद देखते हैं, तो आज कांग्रेस पार्टी जो है परमिशन न मिलने के बावजूद उसने ये ऐलान किया, परसों ही ऐलान किया कि वो अपने प्रोटेस्ट के साथ आगे जाएगी। महंगाई के खिलाफ उसका प्रोटेस्ट है। संसद भवन के भीतर लगातार महंगाई को लेकर वो के मुद्दे को उठाती रही है, बहस की मांग करती रही है। बहस के लिए सरकार तैयार भी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी 267 रूल के तहत बहस चाहती है। एक अहम बात ताबिश कि यहाँ 9:30 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर सी बात है कि वो अपनी तमाम बातों को दोहराएंगे कि किस तरीके से सरकार जो है वो विपक्ष मुक्त भारत करने की कोशिश में है। ताबिश, ये मुद्दा बड़ा जो है कांग्रेस इसको बना रही है, बड़े मुद्दे के तौर पर इसको देख रही है। जाहिर हम देख रहे हैं संसद में भी ये मुद्दा उठ रहा है, लेकिन अब परमिशन नहीं है अगर अब रैली की, तो फिर कैसे ये आज का प्रदर्शन होने वाला है? क्या कार्यकर्ताओं को कांग्रेस दफ्तर बुलाया जा रहा है या कुछ और नई योजना है कांग्रेस की? जी देखिए ताबिश, जैसा कि मैंने बताया कि कांग्रेस मुख्यालय में एक अच्छी खासी तादाद में कार्यकर्ता पहले से ही जमा हैं। रात भी उन्होंने यहीं पर बिताई है। दूसरी अहम बात है कि कांग्रेस का कहना है कि होता है कि वो महंगाई और दूसरे जन सरोकार के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करे, चाहे वो संसद के भीतर उस मुद्दे को उठाने की बात हो या सड़क पे उठाने की बात हो। कांग्रेस पहले भी महंगाई पे प्रदर्शन करती रही है। अब जो है जब प्रदर्शन की उसने परमिशन मांगी तो दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो है वो ये आरोप लगा रही है कि ये परमिशन जो है वो सरकार की शह पे नहीं दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के तहत आता है और परमिशन न देने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि एक अपोजिशन पार्टी के तौर पे कांग्रेस का हक है कि इस मुद्दे को सड़क पे उठाए। तो अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन में कितने लोग जुड़ते हैं। कार्यकर्ता यहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जुटे हुए हैं, बैरिकेडिंग बाहर की हुई है, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता। 9:30 बजे यहीं पे तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को आना है, राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। देखना है कि पुलिस उनको यहाँ तक पहुँचने देती है या उनको भी रोकने की कोशिश करती है। पहले भी ऐसा मौका आया जब कांग्रेस के नेताओं को मुख्यालय आने में दिक्कत होती थी, लेकिन बाद में जिन नामों को दिया गया पुलिस ने उनको परमिट किया। तो देखना है कि आज किस तरीके से दिन आगे बढ़ता है। ताबिश, शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि आगे कैसे जो है ये प्रदर्शन आज होता है। कांग्रेस मुख्यालय पर उमा जो है जानकारी दे रहे थे, बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता हैं पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी भी पहुंचेंगे थोड़ी देर में, 9:30 बजे उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी है। और बड़े स्तर पर कांग्रेस आज जो है इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रही है, न सिर्फ दिल्ली में और राज्यों में भी प्रदर्शन जो है वो होना है। लेकिन सबकी नजरें आज रहेंगी यहाँ पर कि कांग्रेस मुख्यालय में आज किस तरीके से जो है इस प्रदर्शन की शुरुआत होती है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 8 घंटे तक पूछताछ की। कांग्रेस ने संसद सत्र के बीच विपक्ष के नेता को जांच के लिए बुलाने की सख्त आलोचना भी की। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खड़गे से 8 घंटे की पूछताछ को हैरासमेंट करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये धमकी की राजनीति है और मोदी शाही का स्तर हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने हेरल हाउस में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर सील कर दिया था। ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ था। मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं।
लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में ईडी, सीबीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का सवाल उठाते हुए इस पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। जो बात कही वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से ईडी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है, उससे तो सवाल उठेंगे ही। और यही वजह है कि कांग्रेस ईडी के बहाने सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायकों को ईडी की जांच की धमकी से डराकर सरकारें गिराई गईं, लेकिन जिन विधायकों को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन लोगों के खिलाफ क्यों ईडी, आईटी और सीबीआई के समन्स नहीं जा रहे जो आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिए? जिनको आप टेंटेड कहते थे, जिनको आप करप्ट कहते थे, जिनको समन्स गए थे, जिनको नोटिसेस गए थे, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, वो कैसे बंद हो गए? मुझे तो पता नहीं उसमें कितना सिक्योरिटी ज्यादा किया है, कम किया है, लेकिन उसके लिए इतना आतंक, इतना क्यों भयग्रस्त होना चाहिए? जो कुछ भी कानून के हिसाब से होगा। और अगर कुछ कोई भी सरकार अगर कुछ गलत करते हैं तो कोर्ट है जी। मॉनसून सत्र के पहले 11 दिन महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर चले गतिरोध और हंगामा के बाद अब ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव फिर बढ़ता दिख रहा है। और ऐसे में बचे हुए मॉनसून सत्र के दौरान ज्यादा कामकाज हो सकेगा, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उधर आप देखिए, पार्थ चटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले के केंद्र में बने हुए हैं। ईडी घोटाले के पैसे बरामद करने की कोशिश में है। वो पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगी से जुड़ी संपत्ति की छानबीन में लगी है। शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी की ताजा छानबीन। लेकिन इस पॉश अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के इस फ्लैट में जब ईडी की टीम दाखिल हुई तो उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। इस बीच इन उम्मीदवारों का दावा है कि जो नौकरी कायदे से उनकी होनी चाहिए थी वो दूसरों को मिल गई, जिन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर कर दिया गया और नौकरी दे दी गई। उनका कहना है कि 2019 से चल रहे उनके विरोध प्रदर्शन की वजह से मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जिसने सीबीआई जांच के आदेश दिया और इसके बाद ईडी इसमें शामिल हुई। संगीता नाग का आरोप है कि भर्तियां प्रतिभा से नहीं, पैसे से हुई है। पैसे के बदले में हुआ है, तो वो सब पैसे कहाँ गए? कहीं ना कहीं तो गए हैं ना। तो हमें लगता है कि वो सारे पैसे जो अभी हमको दिख रहा है टीवी पे, वो सारे पैसे उसी क्या है। संगीता जैसे उम्मीदवारों को लगता है कि जो अफसर उनको मिले थे वो इसलिए जाया हो गए क्योंकि उन्होंने घूस नहीं दी। हाई सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए 20 लाख तक पैसे मांग रहे थे वो लोग। और ऐसे शायद होगा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो लोग ऐसे 20 लाख देके नौकरी कर रहा है। जबकि 2011 के अपने चुनावी हलफनामे में अपने पास बस 6300 रुपए कैश बताने वाले पार्थ चैटर्जी के पास 2021 में 1,50,000 की नकदी थी, जबकि उनके सहयोगी के पास बिल्कुल नोटों का पहाड़ मिला। ईडी सूत्रों के मुताबिक पार्थ सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अर्पिता मुखर्जी जो कुछ बता रही हैं, उसके आधार पर तलाशी जारी रहेगी।
जांच के शुरुआत में बड़ी रकम में पैसा मिलना ईडी के लिए एक अच्छी खबर था, लेकिन अब इस एजेंसी को यह साबित करना पड़ेगा कि ये जो सारे पैसे बरामद हुए हैं वो टीचर के रिक्रूटमेंट के सिलसिले में लिए गए रिश्वत के पैसे हैं। और इस काम के लिए उन्हें सीबीआई पे भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और प्रमाण करना पड़ेगा कि पार्थो चैटर्जी इन सारे जो आरोप है इनसे जुड़े हुए हैं और उनका इसमें एक अहम रोल है। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से भी है। यहां पर पथराचौल मामले में ईडी ने अब संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए आज पेश होने को कहा है। ईडी ने समन भेजकर वर्षा राउत को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। वर्षा राउत सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर जा सकती हैं। पथराचौल पुनर्विकास परियोजना में वर्षा राउत के बैंक खाते में जमा किए गए पैसे का वाजिब जवाब संजय राउत से नहीं मिलने के बाद आज वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां ईडी संजय राउत और वर्षा राउत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। और इस बीच अदालत ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जो है वो लगातार जारी हैं। आज कई सारी बड़ी खबरें हैं जिन पर ताज़ा अपडेट आपको देंगे। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बताएं कि अब जून महीने में कानपुर में जुमे की नमाज के वक्त हुई हिंसा के मामले में 6 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। कानपुर की अदालत ने सबूत न होने के चलते आरोपियों को रिहा किया और इस मामले में पुलिस ने 62 लोगों को गिरफ्तार किया था। शुरू से ही इन गिरफ्तारियों पर सवाल खड़े हो रहे थे। महाराष्ट्र शिवसेना में घमासान के बीच पहली बार सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे कैंप के लिए बड़ी राहत आई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि असली शिवसेना कौन है, फिलहाल इस मुद्दे पर फैसला न करे। अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि फिलहाल चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर जल्दबाजी में कार्रवाई न करे। ठाकरे कैंप को जवाब देने के लिए समय मिले और अगर पक्षकार और समय मांगते हैं तो विचार हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की कार्रवाई जारी रखने पर कुछ नहीं कहा है। वहीं शिंदे कैंप ने एक बार फिर दोहराया है कि यह मामला दल बदल का नहीं है, किसी ने शिवसेना नहीं छोड़ी है। अयोग्यता का मुद्दा स्पीकर को तय करने दिया जाए और चुनाव। बिना कसूर 2 महीने कानपुर जेल में रहने के बाद बुधवार को मोहम्मद शानू और शारिक रिहा हो पाए कोर्ट के आदेश के बाद। रिहाई के बाद अपने बच्चों को चूम रहे शानू पर कानपुर पुलिस ने कई आरोप लगाए। दंगा करने, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, पुलिस वालों पर हमला करने, जान से मारने की कोशिश करने जैसे आरोपों के साथ गैंगस्टर एक्ट के तहत शानू और शारिक को जेल भेज दिया गया था। पर कोर्ट में पुलिस ने बताया कि उनके पास शानू, शारिक समेत कुल 6 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने शानू और शारिक समेत 6 आरोपियों की रिहाई के आदेश दिए। जिस दिन दंगा हुआ था मैं अपने घर पे था। उस दिन मैं अपने अपार्टमेंट से 5 बजे उतरा। 5 बजे उतरने के बाद मुझे कुछ काम था, मैं अपने काम से चला गया। 6 तारीख को मैं अपने ऑफिस रक्ती रोड पे था। वहाँ से पुलिस आई, पुलिस मुझको उठा के ले गई। ले आने के बाद बासमती चौकी ले गई। चौकी से ले आने के बाद रायपुरवा थाने से मुझे कोतवाली में रखा। उसके बाद मुझे जेल भेज दिया। मेरे पास फुटेज इतने मजबूत थे, मेरे परिवार की पैरोकारी से, जो मैं कल मेहनत से और हमारे दोस्तों के मेहनत से, जो हमारे शहर के उलमा उनकी मेहनत से, जो मैं कल जेल से रिहा किया। 62 साल के शारिक को भी पुलिस ने बिना किसी पूछताछ के जेल में बंद कर दिया था। मुझे थाने में बुलाया, तुमसे बात करनी है, बात करने के बाद छोड़े नहीं मुझे। 6 बेकसूर तो रिहा हो गए, लेकिन अब भी तमाम परिवार हैं जो कभी कमिश्नर के पास, कभी डीएम के पास जाकर अपने पति, भाई, बेटे की बेगुनाही के सबूत दे रहे हैं। जुबेदा बेगम भी उनमें से एक हैं। जुबेदा का कहना है कि उनके पति सऊद अहमद को बिना कसूर गिरफ्तार कर लिया गया था।
ऑफिस में जिस दिन दंगा हुआ है उस दिन 2-2:30 बजे ऑफिस में ये बैठे थे, वहाँ सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज भी है। सर आप लोग कार्रवाई करिए, देखिए वो निर्दोष हैं। 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन हुआ, जो कुछ देर में हिंसा में तब्दील हो गया। यूपी पुलिस ने बाकायदा आरोपियों के पोस्टर भी जगह जगह लगाए थे। आरोपियों की पहचान बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की थी। प्रेस नोट के जरिए ऐलान किया था कि आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 6 बेकसूरों की रिहाई पर कानपुर पुलिस मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था तो चीख चीख कर लोगों को, समाज को बताया कि ये दंगाई हैं, लेकिन अब शांत हैं। सवाल यह है कि इन्हें झूठे तरीके से गिरफ्तार करने वाले क्या पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? शायद नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात भी यह है, भले ही कोर्ट ने इनको राहत दे दी है, पर इन बेकसूरों को बिना वजह जेल में बिताए 2 महीने कोई वापस नहीं कर सकता। कानपुर में सहयोगी अरुण अग्रवाल के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश में इन दिनों शहर सरकार के लिए रिसॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। ग्वालियर में 1 अगस्त को ही महापौर शपथ ले चुकी हैं, लेकिन नगर निगम अध्यक्ष के पद को लेकर संग्राम चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के पार्षद अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं डबरा में मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी हो गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पटखनी देने पूर्व मंत्री और सिंधिया खेमे की इमरती देवी 15 पार्षदों के साथ दिल्ली पहुंच गई हैं। जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया। ग्वालियर में 57 साल बाद कांग्रेस का मेयर बना, अब कोशिश परिषद पर कब्जा करने की है। लिहाजा पार्टी अपने 25 पार्षद निर्दलीय और बसपा के सदस्यों के साथ बस यात्रा पर निकली है। खबर है कि वो राजस्थान जा सकते हैं, हालांकि कैमरे पर इसे धार्मिक यात्रा बताया जा रहा है। पार्षद गणों की इच्छा थी कि कोई धार्मिक यात्रा पहले सभापति के चुनाव से पहले की जाए, तो उनकी इच्छाओं के लिए वो कोई धार्मिक यात्रा में वो सब लोग जा रहे हैं। नहीं, 1% भी क्रॉस वोटिंग का घर नहीं है। देश के कई राज्यों में विधायकों की बाड़ेबंदी करने वाली बीजेपी अपने 34 पार्षदों को हरियाणा के रिजॉर्ट में आराम करवा रही है। उन्हें दिल्ली लाने की योजना है। 66 पार्षदों वाले ग्वालियर नगर निगम में उसके पास बहुमत है, लेकिन मेयर का पद हारने के बाद पार्टी जोखिम लेने के मूड में नहीं। डबरा नगर पालिका के 30 वार्डों में 14 बीजेपी ने जीते हैं, 10 कांग्रेस, 4 निर्दलीय, 2 आम आदमी पार्टी। लेकिन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी के बीच खींचतान की खबर है। सिंधिया समर्थक इमरती अपने साथ 15 पार्षद लेकर दिल्ली पहुंच गई हैं। 6 बीजेपी के हैं, 6 कांग्रेस के खींच लिए हैं, 2 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी का। इसने भी है सबसे। हालांकि बीजेपी कह रही है सब मजे में है, पार्षद दिल्ली दर्शन के लिए गए हैं। वहीं कांग्रेस पूरे निकाय चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रही है। सिंधिया जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग मिलने आ रहे हैं। जगह जगह पर अपने नेताओं के साथ खुशी का अवसर है, तो खुशी के अवसर पर मिलना, इसको किसी अन्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। कि सामूहिकता के भाव में अगर इकट्ठे होकर के आनंद और उत्सव में कहीं घूमने जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कोई डर नहीं है। ये एक अलग प्रकार का आनंद का अनुभव है कि जीत के आए हैं, सब इकट्ठे रहेंगे, साथ में बैठेंगे, अपने नेता के साथ फोटो भी खिंचाएंगे और मिलेंगे, बात करेंगे। नहीं, इन लोगों का लोकतंत्र में आस्था ही नहीं है। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री के बंगले पर जब अपहृत मतदाता 4 घंटे रह सकते हैं, तो आप इससे समझ जाइए कि अपराध तो मुख्यमंत्री के निवास से ही हो रहा है ना। राज्य के 3 बड़े नगर निगम इंदौर, भोपाल, जबलपुर में 5, 6 और 7 अगस्त को नई शहर सरकार शपथ लेगी। भोपाल, इंदौर के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, तो जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रहेंगे। ग्वालियर में सभापति का फैसला भी 5 को हो जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का दावा था कि मध्य प्रदेश में 88% से ज्यादा सीटों पर उसका कब्जा रहा है। फिर भी जाने क्या बात है कि कहीं पार्षदों को बसों में बटोरा जा रहा है, तो कहीं पर उनकी परेड करवाई जा रही है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
झारखंड में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ बंगाल सीआईडी की जांच में ये बात सामने आई है कि 2 विधायकों को 21 जुलाई को 75 लाख रुपए का भुगतान कोलकाता में हुआ था। इसके अलावा इन विधायकों द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट में इस मामले की जांच की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज हो गई। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस विधायक दल एकजुट रह पाएगा। एनडीटीवी इंडिया ने इसको लेकर बात की कांग्रेस विधायक दल के नेता और वरिष्ठ मंत्री आलमगीर आलमों से। झारखंड में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता और वरिष्ठ मंत्री आलमगीर आलम साहब हैं। विधायक दल बचेगा या नहीं बचेगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस में अभी भी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी है, अब रहेगी, आगे भी चलेगी। 3 विधायकों ने अब PIL फाइल किया है कलकत्ता हाईकोर्ट में, ये क्या पार्टी की सहमति से? देखिए, ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है और ये बात सही है कि सर्वोदित हो चुका है कि हमारा 3 विधायक जो है पश्चिम बंगाल में अरेस्टेड है, ये हम जानते हैं। बाकी हमारे सारे विधायक जो है इंटैक्ट है। रोजाना हम लोग हाउस में जाते हैं, इसके जो भी काम सौंपा जाता है वो काम कर ही रहा है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि हमारा विधायक दल में कोई डिस्प्यूट है। आपकी पार्टी के विधायक दल को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये तो जांच की विषय है। डायरेक्टली ऐसे स्पीडली बोलेंगे वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो करने, लेकिन जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आप ही लोग आप ही लोग का माध्यम से हमको जानकारी है। सरकार गिर रही, 15 दिन में गिर रही, 18 दिन में गिर रही, ये तो आपके माध्यम से हम जानते हैं। तो इसका समीक्षा आप लोग को करना चाहिए, लेकिन हम जब तक जांच नहीं करेंगे तब इसके पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आने वाले दिनों में अपने विधायकों को आप कैसे एकजुट रखेंगे? एकजुट है हमारे विधायक, आज भी है। आज अब इतना आप घमासान होने के बाद आप देखिए, मेरा ये सभी विधायक हाउस में है, अभी है, रहेगा सब कोई विधायक। तो कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। फूट कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन समाचार परस रहा है, वो तो हम नहीं जानते हैं। रोजाना टीवी में चल रहा है, ये बन रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो बन रहा है। अरे हम नेतृत्व से बात करते हैं, अभी भी बात हुई हमको, कहीं कुछ है ही नहीं। लेकिन टीवी कौन, न्यूज चैनल किससे किसके माध्यम से चलाते हो जाने, इसके बारे में नहीं बोले। हम बोलेंगे कांग्रेस इंटैक्ट है, इंटैक्ट रहेगी, हमारे यहाँ कोई टूट फूट नहीं है। तो 3 विधायक का पर जो एलिगेशन लगा है, पार्टी उसको देख रही है, समय पर हम लोग हेमंत सरकार बचेगी या नहीं बचेगी? अभी तक तो बचे हुए हैं, काल किसने देखा है, अभी तक तो बची है और मुझे विश्वास है ये गठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल पूरी करेगी। और खबरों में अब बात करते हैं पुलवामा में हुए आतंकी हमले की। यहां पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और कल देर रात यह हमला किया गया और इस हमले में आपको बताया एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है और हमले में 2 मजदूर घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने ग्रेनेड से यहां पर हमला किया जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। आपको बताएं 370 हटने के 3 साल हो गए हैं और उसके बाद भी लगातार इस तरीके से निशाना बनाया जाना, जो प्रवासी मजदूर वहां पर जाते हैं काम करने के लिए, वो लगातार देखने को मिलता रहता है। और ऐसा ही एक मामला यहां पर देखने को मिला जहां पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र को 15 अगस्त से पहले दहलाने की कोशिश को एसटीएफ की टीम ने फिर से नाकाम किया है और कुरुक्षेत्र में आपको बताएं कि एसटीएफ अंबाला की टीम ने करीब 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया है और इसके साथ साथ टाइमर और डेटोनेटर भी बरामद किया गया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के जीटी रोड पर मिर्ची ढाबे के समीप विस्फोटक बरामद किया गया और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने तरनतारन के रहने वाले एक आरोपी शमशेर सिंह को गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ के बाद शाहबाद मिर्ची होटल के पास ये विस्फोटक बरामद हुआ और जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार ये विस्फोटक यहां से किसी और को सप्लाई होना था। शमशेर सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। आरोपी के खिलाफ थाना शाहबाद में मामला दर्ज कर लिया गया है और छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जहरीली चारा खाने से 25 गायों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा गायें बीमार पड़ गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस मामले की जांच का आदेश दिया है और साथ ही उन्होंने पशुपालन मंत्री को तुरंत मौके पर जाने के लिए कहा है। ये साथरपुर गौशाला जो कि कसी हसनपुर में आती है, यहाँ पे हमारे कुल 188 इस समय वर्तमान में पशु हैं
और ये मालूम चला कि आज इन्होंने एक नए से चारा लेकर खिलाया है। 25 तक के मृत हैं और बाकी इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से बाकी स्वस्थ हो जाएंगे। ये कमी जो है इसमें चारे में बता रहे हैं कि चारा खाने से कुछ पॉइजन हुआ है। चारा इन्होंने पहली बार लिया है, तो जिससे चारा लिया था उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वो ताहिर नाम के व्यक्ति से चारा लिया था, पहली बार लिया था, FIR दर्ज हो गई है और उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाते हुए महिला पंचों की जगह उनके पति, देवर और पिता ने शपथ ले ली है। मामला सागर जिले के जैसी नगर का है, जहां पर कल पंचायत में निर्वाचित 10 महिलाओं में से 4 के देवर या पति या फिर पिता ने शपथ ली। हैरानी ये है कि पंचायत सचिव ने बाकी जीते हुए प्रतिनिधियों के साथ उन्हें शपथ दिला भी दी, जो नियमों के तहत पूरी तरह से गलत है। जिले के अफसर इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं, अब ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, NDTV इंडिया देख रहे हैं आप, मैं ताबिश हुसैन। आज की बड़ी खबर है कांग्रेस का प्रदर्शन, जो कि महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस करने जा रही है। लेकिन किस तरह से ये प्रदर्शन होता है, ये देखना भी काफी अहम होगा। बेतहाशा बढ़ चुकी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है आज कर रही है। कांग्रेस नेता शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसके साथ ही सुबह 11 बजे कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। इसके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह 9:30 बजे, अब से थोड़ी देर बाद, कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और गुरुवार को राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, जो करना है कर लें, मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, देश हित में काम करता रहूंगा। तो कांग्रेस देश भर में आज प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में भी जो है तैयारी है इस प्रदर्शन को लेकर, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत जो है इसकी नहीं मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जो कि जगह जगह से आपको इससे जुड़ा हुआ अपडेट बताएंगे। फिलहाल सौरभ शुक्ला हमारे साथ हैं जनपद रोड से, उनके पास चलते हैं। सौरभ, परमिशन तो नहीं मिली है, लेकिन बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की कांग्रेस जो है वो तैयारी आज कर रही है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है जनपद रोड पर, आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पहले तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ से ये जनपद रोड का ये गोल चक्कर और यहाँ से अकबर रोड शुरू होती है। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग है। कांग्रेस जाने वाले पूरे रास्ते को, कांग्रेस दफ्तर जाने वाले पूरे रास्ते को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। यहाँ से शुरू है अकबर रोड और यही रास्ता जाता है आगे कांग्रेस के राष्ट्रीय दफ्तर तक। और आप देखिए 4 लेयर की बैरिकेडिंग है। पहली लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, मीडिया के अलावा। और कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या सांसद हैं, महासचिव हैं, उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है। उनको बाकायदा कार्ड देखकर, उनका परिचय पत्र देखकर को ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम बसें खड़ी कर दी गई हैं। ताबिश, जैसे यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए कोई पहुंचेगा, दिल्ली पुलिस का बंदोबस्त है कि उन्हें तुरंत बस में बैठा करके यहाँ से हटा दिया जाएगा। और कई जगहों पर उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए हैं, पोस्टर्स लगा दिए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि धारा 144 लगी हुई है, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये आए हैं, इनका भी ID कार्ड चेक किया जा रहा है, बता रहे हैं कि कोई पदाधिकारी हैं, तो उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस ने अपना जो बंदोबस्त है काफ़ी चाक चौबंद कर रखा है। और यहीं पर बगल में ही सोनिया गांधी का भी आवास है, 10 जनपद, जहां ये बैरिकेडिंग दिख रही है, जस्ट उसके बगल में सोनिया गांधी का आवास है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री के आवास का घेराव का कार्यक्रम है, उसकी भी अनुमति नहीं दी गई है। हमने देखा था परसों किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने यहाँ तैनाती की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी, अजय माकन और जयराम रमेश, इसमें कहा गया कि वो अपना प्रदर्शन हर हाल में करेंगे, क्योंकि जो ईडी की कार्रवाई हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों से भटकाने के लिए की जा रही है। और ये जो आज का प्रदर्शन है वो महंगाई, बेरोजगारी और अग्निपथ योजना है उसके खिलाफ है। तो पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की है। आप देख सकते हैं कि आप जहां तक नजर जाएगी आपको पुलिस नजर आएगी, RAF रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं, CRPF के जवान आपको नजर आएंगे तैनात हैं, महिला पुलिस बल भी तैनात है। तो अब देखिए, और लगातार बसें यहां पर आ रही हैं।
तो कम से कम 25 बसें तो मैं देख पा रहा हूं जो यहां पर लगा दी गई हैं कि जैसे ही कोई एक भी कांग्रेसी प्रदर्शन करने के लिए आएगा उसको बस में बैठा करके यहां से हिरासत में लेके हटा दिया सौरभ, जाएगा। दिल्ली पुलिस की तो यहाँ पर इतनी तैयारी आपने दिखाया, बसें भी हैं, बैरिकेटिंग की गई है, पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। कांग्रेस की क्या तैयारी है? अगर पदाधिकारी ही सिर्फ अंदर जा रहे हैं तो कार्यकर्ता कहाँ जुट रहे हैं? बिल्कुल, कार्यकर्ता अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तैयारी इस तरीके से कर रखी है। कांग्रेस दफ्तर के अंदर कल रात में ही काफी तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो रात में अंदर ही सो गए, अंदर ही उनका खाना बना, अंदर ही वो सो गए और उनको पता था, अंदाजा था कि सुबह यहाँ पर बंदोबस्त लगा दिया जाएगा, उनको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि काफ़ी तादाद में लगभग 200 के करीब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है जो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के अंदर हैं। और जब जितना जो वक्त दिया गया है वो 11 बजे के बाद का वक्त है। 9:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में। उनके साथ में जयराम रमेश जो कि मीडिया इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी रहेंगे और साथ में कुछ बड़े नेता भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी सैकड़ों कार्यकर्ता तो अंदर ही है कांग्रेस दफ्तर के। बाकी कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो यूथ कांग्रेस का दफ्तर जो रायसीना रोड में है, NSUI का दफ्तर है, वहाँ पर है। और कोशिश कांग्रेस की है कि फ्लैश प्रोटेस्ट किया जाए, यानी बिना बताए दिल्ली पुलिस को, जैसे हमने देखा पिछली बार तिलक ब्रिज पर उन्होंने ट्रेन रोक दी अचानक से। कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है 100-150 की तादाद में, उन्होंने ट्रेन रोकी थोड़ी देर के लिए। तो कोशिश है कि टुकड़ों में जो स्ट्रैटेजी लगती है ऐसी कांग्रेस की, जो हमारे कुछ लोगों से बात हो रही थी कि उनको पता है कि दिल्ली पुलिस ने इजाजत दी नहीं है। दिल्ली के अंदर जो हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से जो बसें आ रही हैं कार्यकर्ताओं की, उनको दिल्ली की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली की सीमाओं पर कड़ा पहरा है। तो ऐसे में कोशिश उनकी यही है कि फ्लैश प्रोटेस्ट किए जाएं, 20-20, 25-25 के जो गुट बना करके सड़क बंद की जाए या प्रदर्शन करने के लिए पहुंचा जाए। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो तादाद है पुलिस बल की वो बढ़ती जा रही है। और कोशिश दिल्ली पुलिस की यही है कि इस पूरे प्रदर्शन को, जो आज देशव्यापी प्रदर्शन है, जैसे कि यहाँ तो प्रधानमंत्री आवास को घेरने की बात है, कांग्रेस के सांसद जो हैं वो पार्लियामेंट से निकल करके राष्ट्रपति भवन के घेराव करेंगे, लेकिन राज्यों में भी कांग्रेस की जो यूनिट है सबसे कहा गया है कि आप तैयारी रखें। जो कांग्रेस की यूनिटों से कहा गया है कि आप राज्यपाल के जो राज्यपाल का आवास है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, देश भर में प्रदेशों में राज्यपाल के आवास हैं, आप उनका घेराव करिए। तो वो भी वहां पर भी राज्य इकाइयों को भी कहा गया आप तैयारी करके रखिए। और ये जो पूरा आज का प्रोटेस्ट है वो राहुल गांधी खुद लीड करेंगे, प्रियंका गांधी हमको दिखेंगी। तो कांग्रेस ने तैयारी कर रखी है कि उसके बड़े नेता थोड़ी देर में उनको भी आना है सौरभ। तो कोशिश यही है कि महंगाई के मुद्दे को उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, राहुल गांधी को भी देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये प्रदर्शन होता है। शुक्रिया सौरभ आपका। आप दिखा रहे थे कि कितनी जो है सुरक्षा वहां पर लगाई गई है, बैरिकेटिंग है और पुलिस ने अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम जो है वहां पर किए हुए हैं कि कैसे अगर प्रदर्शन होता है या लोग जमा होते हैं तो उनको वहां पर रोका जाएगा, क्योंकि 144 जो है धारा 144 भी यहाँ पर लगी हुई है। आप देखिए, दिल्ली पुलिस की कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को चिट्ठी भी गई है। चिट्ठी में कहा गया कि जंतर मंतर छोड़कर पूरी नई दिल्ली में धारा 144 लागू है, इसलिए किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। धारा 144 का उल्लंघन हुआ तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नई दिल्ली इलाके के डीसीपी ने 4 अगस्त और 2 अगस्त दो बार ये चिट्ठी जो है वो लिखी और सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शन को लेकर खुफिया विभाग से कुछ इनपुट्स भी मिले हैं, जिनकी वजह से सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है, खासतौर पर पीएम आवास और सभी वीवीआईपी के घर के पास। हमारे साथ मुकेश भी हैं, मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, खुफिया विभाग से इनपुट्स जो मिले उसके बारे में भी आप बताइए और दिल्ली पुलिस किस तरीके से इसको देख रही है। हमने देखा कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी खासी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद की गई है। देखिए, बिल्कुल जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच है उसको कुछ इस तरह के इनपुट मिले हैं कि कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कुछ गड़बड़ी हो सकती है और इसकी आड़ में कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो बिगड़ सकता है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने पीएम आवास और जो वीआईपीज रहते हैं लुटियन जोन में, उनके घरों की सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी कर दी है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रोटेस्ट की परमिशन के लिए लेटर लिखा था, उसको दिल्ली पुलिस ने रिजेक्ट कर दिया है। जो डीसीपी नई दिल्ली हैं उन्होंने 4 अगस्त और 2 अगस्त को 2 बार ये लेटर लिखा है कि नई दिल्ली इलाके में सेक्शन 144 लगा हुआ है, ऐसे में किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को परमिशन नहीं दी जा सकती है। तो वहां पर एक तरह से दिल्ली जो डीसीपी नई दिल्ली है
उन्होंने वार्न भी किया है कि आपने अगर प्रोटेस्ट किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसे देखते हुए जो पूरा लुटियन जोन है, साथ में कांग्रेस ऑफिस के आसपास का जो इलाका है जी, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है और जहां जहां वीआईपी रहते हैं, जहां पीएम आवास है, वहां सुरक्षा कई स्तरों पर सुरक्षा वहां पर लगाई गई है और दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में वहां पर तैनात हैं। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो सुरक्षा के लिहाज से जो वीआईपीज हैं उनकी जगह पर, उनके घरों के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भी कई लेवल की बैरिकेडिंग की गई है। आज कांग्रेस को ये प्रदर्शन करना है महंगाई को लेकर और इसको लेकर इजाजत जो है परमिशन ली गई थी, पुलिस से मांगी गई थी, जिसको पुलिस ने नहीं दिया था और सुरक्षा का हवाला यहाँ पर दिया गया है और नई दिल्ली इलाके में 144 धारा जो है वो लगाई गई है। लेकिन अब देखिए कांग्रेस किस तरीके से प्रदर्शन जो है अपना यहाँ पर करती है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से 8 घंटे तक पूछताछ की। कांग्रेस ने संसद सत्र के बीच विपक्ष के नेता को जांच के लिए बुलाने की सख्त आलोचना भी की। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खड़गे से 8 घंटे की पूछताछ को हैरासमेंट करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये धमकी की राजनीति है और मोदी शाही का स्तर हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। इससे पहले बुधवार को ईडी ने हेरल्ड हाउस में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर सील कर दिया था। ईडी की कार्रवाई को लेकर राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। मुझे 12:30 को मुझे जाना है क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टी के नेताओं पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और दूसरी जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में ईडी, सीबीआई और दूसरी सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का सवाल उठाते हुए इस पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार तैयार नहीं हुई। सरकार कभी भी जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है उसके काम में दखल अंदाज नहीं देती है। वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो गलत नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहिए कुछ भी कर। ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस के आरोप में कितना दम है, यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से ईडी कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है, उससे तो सवाल उठेंगे ही। और यही वजह है कि कांग्रेस ईडी के बहाने सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में विधायकों को ईडी की जांच की धमकी से डराकर सरकारें गिराई गईं, लेकिन जिन विधायकों को ईडी की तरफ से नोटिस जारी किए गए थे, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन लोगों के खिलाफ क्यों ईडी, आईटी और सीबीआई के समन्स नहीं जा रहे जो आपकी पार्टी में ज्वाइन कर लिए? जिनको आप टेंटेड कहते थे, जिनको आप करप्ट कहते थे, जिनको समन्स गए थे, जिनको नोटिस गए थे, जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लिए, उसके सब बंद हो गए। मुझे तो पता नहीं उसमें कितना सिक्योरिटी ज्यादा किया है, कम किया है, लेकिन उसके लिए इतना आतंक, इतना क्यों भयग्रस्त होना चाहिए? जो कुछ भी कानून के हिसाब से होगा। और अगर कुछ कोई भी सरकार अगर कुछ गलत करते हैं तो कोर्ट से जी। मॉनसून सत्र के पहले 11 दिन महंगाई के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर चले गतिरोध और हंगामा के बाद अब ईडी और दूसरी जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव फिर बढ़ता दिख रहा है। और ऐसे में बचे हुए मॉनसून सत्र के दौरान ज्यादा कामकाज हो सकेगा, इसकी संभावना फिलहाल कम दिखाई देती है। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
अब बात पुलवामा में हुए आतंकी हमले की करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और कल देर रात ये हमला किया गया। हमले में एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है और इस हमले में 2 मजदूर जो है वो घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने ग्रेनेड से ये हमला किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र को 15 अगस्त से पहले दहलाने की कोशिश को एसटीएफ की टीम ने नाकाम किया है। कुरुक्षेत्र में एसटीएफ अंबाला की टीम ने करीब 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया। इसके साथ टाइमर और डेटोनेटर भी बरामद किया गया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल के जीटी रोड पर मिर्ची ढाबे के करीब विस्फोटक बरामद हुआ है और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने तरनतारन के रहने वाले एक आरोपी शमशेर सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ के बाद शाहबाद मिर्ची होटल के पास ये विस्फोटक बरामद हुआ और जानकारी के अनुसार ये विस्फोटक यहां से किसी और को सप्लाई होना था। शमशेर सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेकर पुलिस उससे पूछताछ करेगी। आरोपी के खिलाफ थाना शाहबाद में मामला दर्ज कर लिया गया और छानबीन की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से अब खबर आपको बताते हैं। यहां पर जहरीला चारा खाने से 25 गायों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा गायें बीमार पड़ गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच का आदेश दिया है और साथ ही उन्होंने पशुपालन मंत्री को तुरंत मौके पर जाने के लिए कहा है। ये साथरपुर गौशाला जो कि कसी हसनपुर में आती है, यहाँ पे हमारे कुल 188 इस समय वर्तमान में पशु हैं और ये मालूम चला कि आज इन्होंने एक नए से चारा लेकर खिलाया है। 25 तक के मृत हैं और बाकी इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से बाकी स्वस्थ हो जाएंगे। ये कमी जो है इसमें चारे में बता रहे हैं कि चारा खाने से कुछ पॉइजन हुआ है। चारा इन्होंने पहली बार लिया है, तो जिससे चारा लिया था उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वो ताहिर नाम के व्यक्ति से चारा लिया था, पहली बार लिया था, FIR दर्ज हो गई है और उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की धज्जियां उड़ाते हुए महिला पंचों की जगह उनके पति, देवर और पिता ने शपथ ले ली है। मामला सागर जिले के जैसीनगर का है, जहां पर कल पंचायत में निर्वाचित 10 महिलाओं में से 4 के देवर या पति या फिर पिता ने शपथ ली। हैरानी यह है कि पंचायत सचिव ने बाकी जीते हुए प्रतिनिधियों के साथ उन्हें शपथ दिला भी दी, जो नियमों के तहत पूरी तरह से गलत है। मामले के तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने महिला पंचों को फिर से शपथ दिलाई और मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। और अब बात करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के बारे में। टॉप 5 न्यूज आपको बताते हैं, जिस पर आप अपनी राय भी हमें भेज सकते हैं एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल आज है। प्रदर्शन करने की तैयारी है पूरे देश भर में। और दूसरी खबर ये कि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति से ममता बनर्जी की मुलाकात होनी है। उधर पुलवामा में आतंकी हमला जो है वो हुआ है और इसमें एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में पत्नी पति पंच, लेकिन पत्नी जो है वो पंच बनी, लेकिन पति ने जो है उनकी जगह पर शपथ ली है। अमरोहा में जहरीला चारा खाकर 25 गायों की मौत हो गई है।